देश में इस समय कट्टरवादी सोच पनप रही है और इस कट्टरवादी सोच के तहत बाकायदा 5 ऐसे संगठन देश के अंदर हिंदुओं की हत्या करने में लगे हैं। प्लानिंग के साथ एनजीओ बनाकर चंदा इकट्ठा किया जा रहा है और इस चंदे के लिए गुल्लक रखी जा रही हैं दुकानों पर। यह खुलासा एनआईए ने किया है। जी हां, आपको बताएं, राजस्थान के उदयपुर में जिस तरह से कन्हैया लाल जो टेलर थे उनकी हत्या की गई थी, उसके बाद जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था, क्योंकि केस एनआईए को ट्रांसफर किया गया और जब एनआईए ने बारीकी से जांच की तो पता चला कि ये जो हत्यारे हैं इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा था और इसके बाद जब गहराई में एनआईए ने जांच की तो यह भी पता लगा कि इसके पीछे सुनियोजित और संगठित होकर के ये ऐसी और हत्याएं भी भारत में करने का विचार है। यूं तो बहाना लिया गया नुपुर शर्मा का, लेकिन यह तैयारी पिछले 3-4 साल से चल रही है, ऐसा खुलासा एनआईए ने किया है। लेकिन हमने देखा कि चाहे यह उदयपुर की हत्या हो, फिर चाहे अमरावती महाराष्ट्र की हत्या हो, जहां अमरावती में आपको बताएं वहां जो उमेश कोहले उनकी हत्या की गई, इन दोनों हत्याओं में जो समानता देखी गई वो ये कि सर पर वार किया गया। और एक जैसी हमले की वारदात को देखते हुए एनआईए ने जब दोनों घटनाओं की ठीक से जांच की तो यह खुलासा हुआ है कि दोनों हत्याओं के पीछे एक ही संगठन का नाम आ रहा है और वो संगठन है दावते हिंद। इस नाम का संगठन जिसने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में दुकानों पे गुल्लक रखी हुई हैं उन लोगों के जो को मानने वाले हैं, और उस गुल्लक पर लिखा हुआ है कि अपनी मर्जी से इसके अंदर दान दें। कैश कलेक्शन होता है और ये कैश कलेक्ट करके कहां जा रहा है, कौन कौन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पता चला कि इसमें भारत के अलावा 100 से अधिक दुनिया के देश भी जुड़े हुए हैं जो एनजीओ के नाम पर इन्होंने एनजीओ बना रखा है। और एनजीओ है रहबरिया नाम से एक एनजीओ बना रखा है। और ऐसे 5 संगठन हैं जिन्होंने के मानने वालों की सेवा, गरीब बच्चों की सेवा, गरीबों की पढ़ाई, विवाह, इसके नाम पर चंदा लिया है, चंदा इकट्ठा किया है। और भारत के अंदर तो कई शहरों में यह कैश में चंदा इकट्ठा हो रहा है, जिससे कि सरकार की पकड़ में और सुरक्षा एजेंसियों की पकड़ में नहीं आए। विचार करिए कि एक कनस्तर है और उसमें गुल्लक बना दी गई है, उसके ऊपर लिख दिया गया है धर्म के नाम पर चंदा दें, और वो कैश कलेक्ट होता है। कैसे ट्रेस करेंगे? आप अकाउंट में पैसे दें। भारत सरकार ने नियम बना रखा है कि आप यदि किसी एनजीओ को, किसी भी धार्मिक संस्था को दान देते हैं और आपका दिया गया दान 2000 रुपए से ऊपर है तो आप उस दान को ऑनलाइन देंगे या तो चेक से देंगे, यानी कैश ट्रांजैक्शन मना है। तो जो नियम कायदे कानून से चलने वाली संस्थाएं हैं, अगर कोई 2000 से ऊपर पैसे देता है तो वो पकड़ में आ जाते हैं। विदेश का फंड तो समझ लो पकड़ में आएगा ही। भारत में भी अगर मैं किसी संस्था को दान देता हूं तो उसका 2000 रुपया जैसे ही हुआ वो पकड़ में आया। कैश की रसीद 2000 रुपए से ऊपर की कटेगी ही नहीं, बल्कि उसमें अगर 10,000 से ऊपर है तो पैन कार्ड भी नंबर डालना पड़ता है। ये कंडीशन है। लेकिन कुछ लोगों ने ये योजना बनाई कि भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं उसकी आंखों में धूल कैसे झोंका जाए, तो कैश इकट्ठा होता है और ये कैश हर शुक्रवार को करोड़ों रुपए में पहुंचता है। दिल्ली दंगे में हमने देखा कि 1.5 करोड़ के करीब फंडिंग हुई थी, जिसका जो दंगे में इस्तेमाल किया गया था। दिल्ली पुलिस तलाश रही थी कि आखिरकार ये जो पैसा इकट्ठा हुआ, जिसकी संख्या 1.5 करोड़ के करीब बताई जा रही है, वो 1.5 करोड़ रुपया कहां से आया। तो पता चला कि ये सारा ट्रांजैक्शन कैश का था। सब्जी वाले, फल बेचने वाले, प्लम्बर का काम करने वाले, वेल्डिंग का काम करने वाले, इवन रिक्शा चलाने वाले, ये सब कैश का ही तो काम है। और ये कब दान के नाम पर डाल देंगे। एनजीओ, आम आदमी को नहीं पता होता कि एनजीओ काम फर्जी कर रहा है कि असली कर रहा है, देश विरोधी काम कर रहा है कि देश हित में काम कर रहा है। दान देने वालों की गलती नहीं है, दान देने वालों ने अच्छी भावना से दान दिया होगा, लेकिन जो लेने वाले हैं उनके दिमाग में क्या साजिश चल रही है,
ये पता लगाना असंभव है, बहुत मुश्किल है। और यही एनआईए के लिए एक मुश्किल बनी है। और आपको बताऊं, अगर गृह मंत्री अमित शाह इस केस में एक्शन नहीं लेते और ये दोनों हत्याओं की जो ट्रांसफर किया है उन्होंने एनआईए को, ये ना करते, तो शायद जो चीजें आज खुलकर सामने आ रही हैं ये कभी नहीं आती। आज अमित शाह जी एक्शन लिया, अमित शाह जी ने एक्शन लिया और सीधी निगरानी इन केसों की रखे हुए हैं। एनआईए को सख्त निर्देश है कि इसकी तह तक जाना है। और इसीलिए आज खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं कि उदयपुर में चाहे कन्हैया लाल की हत्या हुई, चाहे उमेश कोले की अमरावती में हत्या हुई, इन सब हत्याओं में एक बात और कॉमन है कि हत्या करने वाले, ये हत्या जिनकी हुई है उनके निकट के लोग थे। यहां देखिए, उदयपुर में जो हत्या हुई थी कन्हैया लाल की, उनके ठीक सामने एक टेलर की दुकान चलाता था, यानी कंपटीशन था कहीं ना कहीं, और उसी ने यह हत्या करवाई। इसी तरह उमेश कोले की जिन्होंने हत्या की, इस हत्या में अभी तक 7 से अधिक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मुख्य जिसने हत्या करने के लिए लोगों का अरेंजमेंट किया और हत्या में जो शामिल था, वो व्यक्ति पिछले 15 साल से उमेश कोले के घर परिवार में आना जाना था। उमेश कोले ने उसकी लड़की के एडमिशन में खर्चा किया था, यहां तक कि इतनी निकटता थी कि व्हाट्सएप ग्रुप में साथ साथ थे। अब आप समझ सकते हैं मामला कितना गंभीर है कि अब आप किस पे भरोसा करोगे। लेकिन इस सबके बीच शर्मनाक बयान आए कुछ राजनीतिक पार्टियों के, शर्मनाक बयान आए कुछ धर्म गुरुओं के, और शर्मनाक कुछ शब्द बोले गए कुछ ऐसे लोगों के जो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं। आपको बताएं, इसको लेकर के जिस तरह से बयानबाजी हुई, मतलब जो हत्यारे हैं उनके साथ खड़े दिखाई दिए कुछ लीडर, कुछ धर्मगुरु, जिस तरह से नारे राजस्थान में सरेआम लगाए गए, पुलिस की मौजूदगी में लगाए गए, उनमें से किसी के खिलाफ राजस्थान पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की होती तो यह बवाल नहीं होता। लेकिन इस देश में इस तरह की बयानबाजी करने वाले, खुलेआम नारेबाजी करने वालों के खिलाफ जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो उनके हौसले बढ़ते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम तो कानून से ऊपर हैं और इसलिए जो कुछ कर दें। और आपको बताएं कि इनके पीछे जो ग्रुप हैं, जैसा मैंने कहा, 100 से अधिक देश ऐसी संस्थाओं के पीछे खड़े हैं। दावते हिंद नाम बना रखा है और वो एनजीओ के नाम पर चंदा ले रहे हैं। उस चंदे को ये लेते होंगे गरीबों की विवाह कराने के लिए, दवाई देने के लिए, लेकिन इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? अपराधियों का संरक्षण करने के लिए। एनआईए ने खुलासा किया है कि ये जो हत्या हुई है अमरावती वाली, चाहे उदयपुर वाली, 10-10 हजार रुपए देकर धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करके इनको तैयारी की गई, हथियार मुहैया कराए गए और इनको कहा गया करना है, इसीलिए गर्दन पे वार हुए हैं। अब इस तरह के लोग जो एनआईए कह रही है कि लगभग 500 लोग हैं जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेके आए बाकायदा, किस तरह से उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करना है, किस तरह से हत्या को अंजाम देना है, किस तरह से संगठन करना है, लोगों का ब्रेन वॉश करने में क्या क्या बातें कहनी है, ये सारी चीजें पाकिस्तान में सिखाई गई। अब आप समझिए कि ये एजेंसियों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान में प्रतिदिन भारत से बहुत सारे लोग, जिनके रिश्तेदार भी वहां हैं, कुछ व्यापार करने के नाम पर जाते हैं, कुछ लोग घूमने के लिए जाते हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। हर व्यक्ति पर नजर रखना ये संभव नहीं है, हर व्यक्ति उसी विचारधारा का हो ये भी संभव नहीं है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग इस देश में आकर अपनी जिहादी मानसिकता से इस तरह का कारनामा कर गुजरेंगे, किसी को नहीं पता होता। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, इनको जो उकसाने का काम कर रहे हैं, जो इनको बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने अभी पिछले दिनों एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को लेकर के हालांकि जो महिला आयोग है, वो रेखा शर्मा उसके अध्यक्ष हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है, बाकायदा उत्तर प्रदेश के डीजीपी को वो टैग किया है और अखिलेश यादव के रेखा शर्मा ने उसको जो है टैग करते हुए कहा है कि इस पे यूपी पुलिस डीजीपी एक्शन ले। और सुप्रीम कोर्ट में भी इसके लिए कहा गया है सो मोटो एक्शन करने के लिए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा सिर्फ मुख को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। अब आप समझ रहे हैं, ये नुपुर शर्मा के लिए लिख रहे हैं कि सिर्फ मुख को नहीं शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि नुपुर शर्मा ने इस मामले में जब विवाद बढ़ा,
भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रवक्ता पद से और भारतीय जनता पार्टी के जो एक उनका जो सदस्यता थी प्राथमिक उससे हटाया। उसके बाद नुपुर शर्मा ने बिना शर्त माफी मांगी और यह कहा कि मेरी बात से यदि किसी को ठेस पहुंची है मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूं। लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश की एक राजनीतिक दल के हेड हैं, वो कह रहे हैं कि मुख से माफी से काम नहीं चलेगा, शरीर से भी मांगना चाहिए। ये शरीर से माफी कैसे मांगी जाती है भाई, कैसे मांगी जाती है? और इसके लिए वो आगे लिख रहे हैं कि देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। तो सजा क्या दिलाना चाहते हैं? अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश ही नहीं तो भारत के लाखों लोग फॉलो करते हैं, जिसमें ज्यादातर मुसलमान हैं। तो क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा के शरीर को सजा दें? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को वो हस्र करें जो आपके नेता कह रहे हैं? क्यों वो इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं? हालांकि इसको लेकर अब जो महिला आयोग है उस संज्ञान ले रहा है। देखना होगा उत्तर प्रदेश पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज सारे मामले में टिप्पणी करे और बाकायदा जो खंडपीठ है वो ये कह दे कि इसमें नुपुर शर्मा का दोष है और नुपुर शर्मा ने जो माफी मांगी है वो अहंकार से भरी हुई है। और इतना ही नहीं, जब लोग अपना आक्रोश सोशल मीडिया पर निकाल रहे हों तब सुप्रीम कोर्ट कहे कि लोगों की राय सुप्रीम कोर्ट पर असर नहीं डालती। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में मी लोर्ड बैठे हैं, वो मी लोर्ड का मतलब भगवान होता है, तो वो भगवान तो नहीं है, लेकिन हां अगर भगवान तुल्य हैं तो उनको ये जरूर समझना चाहिए कि यदि वो किसी मामले पर कोई टिप्पणी कर रहे हैं तो भगवान कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, अन्याय नहीं करता और वो धर्म नहीं देखता। अगर बारिश आती है तो अगर बराबर बराबर में दो खेत हिंदू और मुसलमान के हैं तो वर्षा दोनों के खेत में बराबर होती है। सूरज यदि रोशनी देता है तो वो हिंदू और मुसलमान को बराबर देता है। धर्म देखकर वो सूर्य है भगवान ये नहीं कहते कि एक सूरज की पूजा करने वाला है इसको धूप ज्यादा दूंगा और जो मुझे जल नहीं चढ़ाता, जो मुझे मानता नहीं पूछता नहीं, उसको मैं कम दूंगा। इसी तरह न्यायपालिका को अगर इस तरह की टिप्पणियां करनी है कि वो जो भी कोर्ट में सुनवाई के लिए केस गया उसके अलावा भी व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं, तो कृपया नुपुर शर्मा पर टिप्पणी की है और जगह भी क्या ये इस तरह की टिप्पणी करी है किसी ने, इस पर लेकर विवाद हो सकता है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि जिस मामले में नुपुर शर्मा को दोषी बताया जा रहा है, एनआईए की जांच से अमरावती और उदयपुर की हत्या में जो एनआईए ने तथ्य खुलासे किए हैं, इससे एक बात तो साफ है कि नुपुर शर्मा का बयान आने के 5 साल पहले से ये तैयारियां चल रही थी और इस तैयारी का नुपुर शर्मा से कोई लेना देना नहीं है। ये जो कट्टरपंथी लोग हैं इनके दिमाग में ये प्लानिंग तय थी कि इस तरह की कुछ हत्याएं उन्हें करनी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लीडर हो या हिंदुत्ववादी नेता हो या फिर उसमें कमलेश तिवारी जैसे हिंदूवादी कोई धार्मिक या ऐसे संगठन बनाने वाले लोग हों जो भारतीय संस्कृति के लिए सभ्यता के लिए काम कर रहे हैं। यानी एक मानसिकता कट्टरपंथी सोच को लेकर के कुछ लोग इस देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं, लेकिन उनके बारे में ना तो अखिलेश यादव कुछ बोलते हैं, ना राहुल गांधी कुछ बोलते हैं और ना मोमबत्ती गैंग कुछ बोलता है और ना सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान उनके बारे में लेता है। ये बहुत ही गंभीर है और शुक्र करिए कि हमारे देश में केंद्र में मोदी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह हैं, जिनके रहते ये खुलासा हो पाया। वरना जिस तरह से महाराष्ट्र की पुलिस और राजस्थान की पुलिस इस पर पर्दा डालने का काम कर रही थी, ये महज एक दुर्घटना रहकर और हम सब एक दिन भूल जाते। वंदे मातरम।